Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are an new BCom student and looking for simple and easy to understand study material, then you are in a very right place. And on this channel, I'll be uploading notes, important questions, flow charts, important concept explanations for BCOC 131 Financial Accounting and other IGNOU subjects too. Okay, so in this series, I am uploading videos for the BCOC 131 Financial Accounting, and it has 6 blocks. I have covered block 1, block 2, block 3 and block 4. So only 2 blocks are left. आपको इन चारों ब्लॉक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लॉक नंबर 5, दैट इज कंसाइनमेंट्स एंड जॉइंट वेंचर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Block number 5, consignments and joint ventures. So कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट जिसमें जो ओनर है गुड्स का, जिसको हम कंसाइनर बोलेंगे, वो गुड्स बेचता है या फिर बोल सकते हैं भेजता है किसी और पर्सन को जिसको हम कंसाइन नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, कि वो ओनर के बिहाफ पे उन गुड्स को बेच दे. फॉर एग्जाम्पल आई एंड यू. ओके, आई एम द कंसाइनर. मैं गुड्स आपको भेज रही हूँ कि आप उनको सेल कर दो मेरे बिहाफ पे. ठीक है, आई एम द कंसाइनर, यू आर द कंसाइनी. ठीक है, आई एम सेंडिंग गुड्स टू यू ताकि आप फर्दर उन गुड्स को बेच सको मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मैं नहीं बेच पा रही हूँ. ओके, सो आई एम द कंसाइनर, यू आर द कंसाइनी. ओनरशिप हमेशा कंसाइनर के पास ही रहेगी जब तक गुड्स बिक नहीं जाते. कंसाइनी यानी आपको क्या मिलेगा? गुड्स को बेचने पे कमीशन मिलेगा. ठीक है, पार्टीज कौन होती है कंसाइनमेंट में? एक तो हो गया कंसाइनर, विच इज मी. ठीक है, ओनर ऑफ द गुड, जो गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है. नॉर्मल जितना भी बिजनेस का रिस्क होगा वो कंसाइनर ही बियर करेगा, उसी को झेलना पड़ेगा. ठीक है, रिसीव द सेल प्रोसीड्स आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि मुझे जो भी पैसा मिलेगा, जो भी सेल्स हुई, उसमें से सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, उसमें से आपका यानी कंसाइनी का कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो पैसा मुझे मिलेगा. ठीक है, और कंसाइनी को गुड्स मिलते हैं सेल करने के लिए. कंसाइनर के बिहाफ पे वो गुड्स को सेल करेगा, उसको कमीशन मिलेगा, एंड वो गुड्स का ऑनर नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं कंसाइनमेंट के? ओनरशिप कंसाइनर के पास रहेगी, गुड्स को सेल के लिए ही भेजा जाएगा. कंसाइनी एक एजेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, अनसोल्ड गुड्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने आप कंसाइनी को गुड दिए, मैं बीइंग अ कंसाइनर, मैंने कंसाइनी को गुड्स दिए बेचने के लिए, उसको नहीं बेच पाया अपने पास रख लेगा. नहीं, जो भी अनसोल्ड गुड्स हैं जो नहीं बिक पाए हैं वो वापस रिटर्न हो जाते हैं. ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ओके, फर्स्ट आता है परफॉर्मा इनवॉइस. परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, जो भी गुड्स हमने बेचे हैं उसकी वैल्यू हमें शो करेगा. इट इज नॉट अ सेल्स इनवॉइस. ये एक सेल्स इनवॉइस नहीं होता है, नॉट कंफ्यूज इट विद द सेल्स इनवॉइस. ठीक है, ये सिर्फ हमें वैल्यू बताएगा जो भी गुड्स हमने भेजे हैं. इट्स अ स्टेटमेंट, परफॉर्मा इनवॉइस. उसके बाद अकाउंट सेल्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कंसाइनी भेजेगा, जिसमें वो, जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बोला, आई एम द कंसाइनर, यू आर द कंसाइनी. ठीक है, मैंने आपको गुड्स भेजे कि आप उनको फर्दर सेल करो. तो अकाउंट सेल्स क्या होती है? अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट है जो कि आप यानी कि कंसाइनी मुझे यानी कि कंसाइनर को भेजेगा, जिसमें वो बताएगा कितने गुड्स बिके हैं, कितना खर्चा हुआ है. क्योंकि अगर गुड्स बेचने हैं तो कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कुछ कैरेज का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, ये सब भी लगेगा ना. तो जितना खर्चा हुआ है वो, उसके बाद फिर कंसाइनी का जो कमीशन होगा वो. ठीक है, और कंसाइनर को कितना पैसा पे करना है, टोटल अमाउंट वो बताएगा कि मुझे आप लोगों को कितना पे करना है. तो दैट इज द कंसाइनर कंसाइनर रिलेशनशिप. और अकाउंट सेल्स में ये सारी डिटेल आती है. कमीशन क्या होता है? एक पेमेंट जो कि कंसाइनी को दिया जा रहा है गुड्स बेचने के लिए. टाइप्स ऑफ कमीशन, पहला ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन दिया जाता है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप सेल्स करते हो तो उसका 5% आपको देंगे.
है ना। दिस इज द ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है? फॉर बियरिंग बैड डेट रिस्क। अगर मान लो सामने वाले से 20,000 रुपए आने थे एंड वो सिर्फ 12,000 रुपए देके बोलता है कि मैं 8,000 रुपए पे नहीं कर सकता, वो हमारा बैड डेट है। ठीक है, तो अगर कंसाइनी बोलता है कि वो बैड डेट का रिस्क भी झेलने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि जो भी बैड डेट होएगा मैं देख लूंगा, तो वो हो जाएगा डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है स्पेशल एफर्ट्स। अगर कंसाइनी कुछ ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स पुट कर रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा? उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया। 3 तरह का कमीशन, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल दिया जाता है, डेल क्रेडियर कमीशन बैड डेट का रिस्क भी अगर हमारा कंसाइनी झेल रहा है तो फिर हम उसको डेल क्रेडियर कमीशन देंगे, और ओवरराइडिंग कमीशन होता है स्पेशल एफर्ट्स के लिए। एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंसेस है, नॉन रेकरिंग और रेकरिंग। ठीक है, देखो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वर्ड से आपको क्लियर हो पा रहा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा ना ये वर्ड। रेकरिंग का मतलब जो बार बार अकर होता है, नॉन रेकरिंग जो बार बार अकर ना हो। ठीक है, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे फ्रेट का खर्च, बार बार तो फ्रेट का खर्चा नहीं होएगा ना, बार बार कैरेज का लोडिंग का खर्चा नहीं होएगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो बार बार नहीं होते, वन टाइम खर्चे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो ये सारे खर्चे हमारे वन टाइम होते हैं, है ना। तो ये हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार खर्चे होते हैं, ये हमारी वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे गुड्स की। एग्जाम्पल जैसे गोडाउन का खर्चा। अब गोडाउन का खर्चा ऐसा तो नहीं है ना, गोडाउन का रेंट कि हमने अभी पे कर दिया, हमें बाद में पे नहीं करना, नहीं, हर महीने पे करना है। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारी गुड्स की वैल्यू का इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, जैसे गोडाउन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, कमीशन का खर्चा। ठीक है, तो ये हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी बार बार हो रहे हैं, तो इनका इफेक्ट हमारे गुड की वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की एक वैल्यू निकाली जाएगी ना, सबसे पहले कॉस्ट, कितने में हमने खरीदा, प्लस हमारा प्रपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? हमने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पढ़े जो बार बार अगर नहीं हो रहे, जैसे कि मेरे को 10,000 रुपए का गुड्स को सेल करना था। ठीक है, 10,000 रुपए के मैंने गुड्स सेल करे हैं। अब कुछ ना कुछ हमारा खर्चा, जैसे लोडिंग का हुआ, 500 रुपए लोडिंग के गए, तो प्रपोर्शनेट यानी मैं उसको बांट दूंगी। ठीक है, मैं उसको प्रपोर्शनलेटली, जैसे रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा था, तो प्रपोर्शंस बनाते हैं ना रेशियो की फॉर्म में, तो इस तरह से प्रपोर्शनेटली मैं उस खर्चे को, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को बांट दूंगी, जिससे वो इक्वली बट जाए हर गुड के उससे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट और नॉन रेकरिंग का खर्चा जो भी प्रपोर्शनेटली बटेगा वो। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? देखो, एक होता है नॉर्मल लॉस जो ठीक है हो गया, नॉर्मल लॉस जो नेचुरली हो सकता है, जैसे इवेपोरेशन या लीकेज हो गई, ड्राइंग, वेस्टेज वगैरह, ये हमारे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल क्या होते हैं? जो हम भाई अनएक्सपेक्टेड है, हम सोच के थोड़ी चीज चलेंगे कि आग लग जाएगी हमारे गोडाउन में, ऐसी कोई चीज है ना, तो वो चीज क्या है? अनएक्सपेक्टेड, जैसे फायर, थेफ्ट। ठीक है, फ्लड आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, हमें नहीं पता लेकिन हो जाते हैं कभी भी। तो दीज आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल, एबनॉर्मल, 2 तरह के लॉसेस होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉसेस को हम क्या करेंगे? कोई भी सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते इनकी। ठीक है, इनको इंक्लूड कर लेंगे, जो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो वहां पे इंक्लूड कर लेंगे। इनका क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट। फिर से बताया था, अकाउंटमेंट हमेशा टी फॉर्म में बनेगा, क्रेडिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम शो कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट होता है उसके डेबिट में शो कर देंगे। जर्नल एंट्री, जो हम कंसाइनमेंट में गुड्स भेज रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस जब हुए, देखो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस किसने करे हैं? कंसाइनर ने, मैं पे कर रही हूँ ना, तो मेरा कैश कम हो रहा है। कैश इज एन एसेट, एसेट कम होएगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू कैश इन बैक और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स करी तो कौन कर रहा है? सेल्स कंसाइनी कर रहा है ना, तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। और कंसाइनी को जब ड्यू होता है कि पैसा देना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे टू कंसाइनी। ठीक है, अब कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है? कंसाइनमेंट का मतलब है ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहेगी। सेल में क्या होता है? ओनरशिप हम बायर को ट्रांसफर कर देते हैं।
यहाँ पे कंसाइनमेंट में कंसाइनी एज एन एजेंट, ठीक है, एक एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सेल में बायर ओनर बन जाता है। कंसाइनमेंट में जो भी अनसोल्ड गुड्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं। सेल में गुड्स को जनरली रिटर्न नहीं किया जाता। कंसाइनमेंट में कमीशन दिया जाता है, सेल्स में कोई कमीशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जाते हैं फटाफट जॉइंट वेंचर पे, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 6 रह जाएगा, उसकी मैं नेक्स्ट उसकी वीडियो में नेक्स्ट टाइम कवर करूंगी उसको। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। भूला मत करो और लाइक कर दिया करो, और कमेंट में भी बता देना कि लाइक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एंड अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी बिजनेस एग्रीमेंट होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, कि वो एक स्पेसिफिक बिजनेस को एक साथ मिलके करेंगे। प्रॉफिट लॉस सब आपस में बांटेंगे एक एग्रीड रेशियो में, मतलब एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, या तो आधा आधा या वॉट एवर, ठीक है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो एक जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी बिजनेस का एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, आपस में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? टेम्पररी पार्टनरशिप है, परमानेंट नहीं होता, सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव ये सेट कर लेते हैं, सिर्फ उसी के लिए करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, ठीक है। अलग से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और जैसे ही वेंचर का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ ये जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। ओके। पार्टीज इसमें हमारे पास जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको हम को वेंचर्स बोलते हैं। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पार्टीज, उनको हम क्या बोलेंगे? को वेंचर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसोर्सेज शेयर करेंगे, उसके बाद रिस्क जो भी होगा वो कम हो जाता है क्योंकि आपस में बट गया ना। प्रॉफिट अर्न करेंगे, और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ही जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? जॉइंट वेंचर टेम्पररी है, पार्टनरशिप परमानेंट होती है। जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, पर्पस खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। जॉइंट वेंचर हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है जब तक डिसॉल्व ना हो जाए। जॉइंट वेंचर का सेपरेट एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप डीड होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग के मेथड्स क्या होते हैं? तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाई जाती है, ठीक है, जॉइंट वेंचर के लिए। हर को वेंचर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, हर को वेंचर रिकॉर्ड करेगा सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस, और बाद में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दिया जाएगा दोनों का मिला के, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस बना सके। दो कंपनी ने मिलकर बनाया, दोनों अपने अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, बाद में वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाया जाता है। जॉइंट बैंक अकाउंट जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी। और को वेंचर्स अकाउंट क्या होता है? जिसमें अमाउंट ड्यू कितना है या किससे कितना ड्यू है, हर को वेंचर का आपस की डिटेल्स वो दिखाई जाएंगी। प्रॉफिट कैसे बटेगा? जो भी उन्होंने रेशियो एग्री करा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने डिसाइड करा कि हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट 50,000 था तो 30,000 और 20,000 बट गया। एडवांटेजेस क्या है? रिस्क बढ़ जाता है, अगर लॉस हो रहा है तो आपस में बढ़ जाएगा, तो पर हेड के हिसाब से कम लॉस आएगा, ठीक है। रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो जाते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, सब मिल के कर रहे हैं काम, बेटर एक्सपर्टीज मिल जाती है। लिमिटेशंस क्या है? एक तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होता, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल काफी लिमिटेड होता है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है, इससे इंडिविजुअल का गेन कम हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने यूनिट नंबर 5 भी कवर कर लिया है। नाउ सिर्फ यूनिट नंबर 6 रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। उसके बाद हमारा BCOC 131 विड कवर कम्प्लीटली, ठीक है। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसको भी वॉच करना है स्टार्टिंग से आप लोग कर सकते हो। बाकी जब पेपर आने वाले होंगे एग्जाम्स के टाइम पे, आई अपलोड द शॉर्ट में फ्लो चार्ट फॉर्म में, आई एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स इन वेरी ब्रीफ, ठीक है। उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगी। वीडियो की लेंथ आई गेस 10-20 मिनट्स के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप एग्जाम्स के टाइम पे देख लेना, बाकी इन डिटेल आप इन वीडियोस देख सकते हो। आपको हर वीडियो का, हर ब्लॉग का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट भी करके बता देना, ठीक है। ऐसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप लोग बोलोगे तो आई अपलोड दिस PPT ऑफ ऑल द ब्लॉग्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।